जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली डिवीज़न का गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप का आप लोग का जो चीफ इंस्ट्रक्टर पोस्ट होता है आप लोग का बीटीसी के लिए, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए, इसी का क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था यही क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोग का 11 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन में है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का ब्रोंज किस किस आप लोग का मेटल को लेके एलॉय बना हुआ है, मिश्र धातु बना हुआ है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं ब्रोंज और ब्रास का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ब्रोंज के लिए आप लोग का कपर प्लस टीन हो जाएगा, ये याद रखिए। आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, कपर और टीन मिला के आप लोग का ब्रोंज होता है। उसी हिसाब से आप लोग का जो ब्रास होता है ये भी एग्जाम में आता है आप लोग का ब्रास, ये आप लोग का कॉपर और जिंक मिला के होता है, ये भी याद रखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ रहा है, इसको ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर नॉट सुइटेबल फॉर। यहीं पर देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड जो टूल्स होता है ये क्या चीज़ के लिए आप लोग का सुइटेबल नहीं है, इसमें उपयुक्त नहीं है, सुइटेबल नहीं है, पूछ रहा है सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स। तो यहीं पर आप लोग का जो ड्रिलिंग करेंगे यही केस में आप लोग का जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स है ये सुइटेबल आप लोग के लिए नहीं है, इसको याद रखिए। सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर। ये देखिए जो सिलिकॉन स्टील को आप लोग अधिकतम मात्रा में उपयोग करते हैं, इसको व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या चीज़ के लिए, जैसे कि जानते हैं सिलिकॉन स्टील आप लोग का एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसको हम लोग जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर इस सब में यूज करते हैं। ये आप लोग का सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये आप लोग का यूज होता है मैक्सिमम जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में आप लोग का यूज होता है, जिसको कि हम लोग यूज्ड इन जनरेटर एंड ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कोर। जो आप लोग का लैमिनेटेड कोर होता है ये जनरेटर और ट्रांसफार्मर में रहता है। इसी चीज़ के लिए आप लोग का सिलिकॉन स्टील को अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स आर मेड बाय। जब भी आप लोग का देखिए रेलवेज में जो कनेक्टिंग रॉड सब यूज हो रहा है आप लोग का लॉन्ग पुल रॉड, शॉर्ट पुल रॉड, ये सब फर्जिंग करके ही तैयार किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। हमेशा कनेक्टिंग रॉड जो रहेगा ये फर्जिंग होके ही तैयार होता है। The welding process used to join the ends of two pipes of uniform cross section। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है दो पाइप को हम लोग जॉइन करेंगे, जिसका एंड को जॉइन करेंगे और दोनों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा। तो यही कंडीशन में जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट बट वेल्डिंग। इसको बोलते हैं ऑफसेट बट वेल्डिंग। दोनों पाइप का एंड पीस को पहले सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद इसमें आप लोग का करंट फ्लो किया जाता है। आप लोग का जो मैक्सिमम करंट फ्लो होने से आप लोग का क्या होगा, हीट बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं H इक्वल टू एक तो फार्मूला है I²RT। तो इसी में क्या होगा, आप लोग का करंट आप लोग का प्रोपोर्शनल होता है आप लोग का हीट के प्रति। तो जैसे करंट बढ़ेगा उसमें हीट बढ़ेगा और मेल्ट होकर आप लोग का यहीं पर जॉइंट होता है। तो ये आप लोग का जो दो पाइप को जोड़ेंगे, दो पाइप का एंड को जोड़ेंगे जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा, इसके लिए सुइटेबल वेल्डिंग प्रोसेस होता है ऑफसेट बट वेल्डिंग, याद रखिए।
एल टाइप कंपोजिट ब्रेक प्लग शुड बी चेंज इफ और नॉट बियॉन्ड। एल टाइप ब्रेक प्लग किस में यूज होता है? आप लोग का गुड्स में, कन्वेंशनल आप लोग का देखिए जितना गुड्स में आप लोग का यूज होता है एल टाइप का कंपोजिट ब्रेक प्लग, जैसे कि BMBS में आप लोग का के टाइप का यूज होता है, उसी हिसाब से आप लोग का एल टाइप का जो गुड्स में ब्रेक प्लग यूज होता है उसका कंडोमिनिंग लिमिट कितना है? 10 mm है। उसी हिसाब से आप लोग का के टाइप का जो ब्रेक प्लग यूज होता है आप लोग का BMBS में यूज होता है। BMBS सिस्टम में जो HL गाड़ी आप लोग का जो है बक्सन HL, BCN HL, इस सब में BMBS सिस्टम है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो इसमें आप लोग का जो कंडोमिनिंग लिमिट होता है ये 12 mm का होता है, याद रखिए। इन पैसेंजर ट्रेन ई डायमेंशन इज, ये देखिए पहले कन्वेंशनल आप लोग का जो पैसेंजर था इसमें आप लोग का ऐसे भी यूज होता था जिसमें कि ई डायमेंशन था। तो ई डायमेंशन आप लोग का पैसेंजर जो ट्रेन के लिए जो यूज होता था इसमें ई डायमेंशन कितना रहता था? ई डायमेंशन आप लोग का 375 ± 20 mm इसमें रहता था। जैसे कि ए डायमेंशन, ई डायमेंशन, इसके बारे में भी देखिए बीच बीच में चर्चा हो रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ द ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, ये देखिए जैसे कोचिंग ICF में आप लोग का क्या होता है, जो आप लोग का पैसेंजर ट्रेन हो गया, जैसे कि बेसिकली आप लोग का ICF कोच के लिए, तो इसमें क्या होता है आप लोग का ब्रेक पाइप और फीड पाइप का डायमीटर 25 mm होता है, याद रखिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PSD? आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी भाल्व से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को जो ब्रांच पाइप आप लोग का कनेक्ट होता है इसका डायमीटर याद रखिए 10 mm। ये भी बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस तक जो आप लोग का ब्रांच पाइप है उसका डायमीटर 10 mm का रहता है, ICF कोच के लिए है, याद रखिए। चेक भाल्व विथ चोक अलाउज एयर फ्रॉम, ये देखिए ये भी आप लोग का जो ट्विन पाइप सिस्टम में देखिए जो आप लोग का नॉन रिटर्न भाल्व रहता है, तो इसमें पूछ रहा है एयर आप लोग का फीड पाइप से ऑक्सिलरी रिजर्वर तक जाता है लेकिन रिटर्न होता नहीं। तो यहीं पर आप लोग का चेक भाल्व विथ चोक अलाउज एयर फ्रॉम कहाँ से? आप लोग का FP से एयर को जाता है, FP से आप लोग का एयर को जाता है, इसको याद रखिए। ऑप्शन आप लोग C के साथ चलिए, यहीं पर ऑप्शन आप लोग का C होगा। जैसे कि पाइप डायग्राम में अगर देखेंगे तो देखिए ऐसे कुछ में जो यूज होता है ये पकड़ लीजिए ऑक्सिलरी रिजर्वर है, तो आप लोग का ये फीड पाइप है। फीड पाइप में आप लोग का देखिएगा आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक एक तो रहेगा, ये देखिए ये हो गया आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक। इसके बाद में आप लोग का डार्ट कलेक्टर रहेगा, इसके बाद ये रहेगा डार्ट कलेक्टर। इसके बाद आप लोग का एक यूज होगा NRV, इसको बोलते हैं NRV नॉन रिटर्न भाल्व या चेक भाल्व जो भी बोलते हैं। इसी के माध्यम से पास होके एयर तक फीड पाइप का प्रेशर एयर तक जाता है जो कि रिटर्न होता नहीं, ये भी याद रखिए। इन कोचिंग ट्रेन ए ऑक्सिलरी रिजर्वर इज चार्ज टू, ये कोचिंग ट्रेन में पूछ रहा है जी, जहाँ पर कि आप लोग का ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज होता है जिसमें कि आप लोग का ये ऑक्सिलरी रिजर्वर फीड पाइप से चार्ज होता है और फीड पाइप का प्रेशर कितना रहता है? 6 kg/cm²। तो ये देखिए ऑप्शन B के साथ चलिए। हाउ मैनी डार्ट कलेक्टर्स फिटेड विथ अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कोचिंग में, इसका मतलब हो गया कोचिंग में। तो कोचिंग में आप लोग का 2 वे का डार्ट कलेक्टर यूज होता है, याद रखिए। और आप लोग का गुड्स में याद रखिए, गुड्स में आप लोग का वागन में यहाँ पर क्या रहेगा आप लोग का 3 वे डार्ट कलेक्टर रहता है, ये भी एग्जाम में आ रहा है, इसको याद रखिए। व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक भाल्व, चोक डायमीटर यहीं पर पूछा है गार्ड इमरजेंसी भाल्व का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 mm होता है, ये आप लोग का ICF कोच के लिए है। इस हिसाब से LHB कोच के लिए आप लोग का जो चोक डायमीटर होता है गार्ड इमरजेंसी आप लोग का ब्रेक भाल्व का
गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक आप लोग का डायमीटर, चोक डायमीटर ये कितना रहेगा, ये रहेगा 19 mm। ये भी याद रखिए आप लोग का LHB कोच के लिए गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक वाल्व यहीं पर 19 mm का रहेगा, और ICF कोच में यही आप लोग का 8 mm रहेगा। ये भी बराबर रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम गलती मत कीजिए एग्जाम में आने से। फॉर टेस्टिंग C3W distributor valve, the air charging time from 0 to 4.8 per kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर देखिए C3W जो DV रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व रहता है, तो आप लोग का इसमें पूछ रहा है एयर चार्जिंग टाइम पूछ रहा है, कहाँ से, 0 से 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो चार्जिंग होगा यहीं पर, इसके लिए आप लोग का पूछ रहा है कि टाइमिंग चार्जिंग टाइम कितना लगता है। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो C3W टाइप जो DV होता है, इसमें एयर चार्जिंग टाइम जो 0 से 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना चार्ज होने के लिए कितना समय लेता है, तो ये आप लोग का 175 ± 10 सेकेंड लेता है। इसको याद रखिए, 175 ± 10 सेकेंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं DV का आप लोग का टाइप्स भी आप लोग को याद रहना चाहिए। DV का टाइप्स ऐसे आप लोग याद रख लीजिए, जैसे कि आप लोग का C3W हो गया, उसके बाद KE टाइप DV या EK DV जो भी बोलते हैं, और आप लोग का P4AG, ये है आप लोग का DV का टाइप्स है। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप लोग का ज्ञान रखना पड़ेगा। एट व्हाट शेड्यूल टेस्टिंग ऑफ प्रेशर गेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव गेज इन SLR। यहीं पर पूछ रहा है कौन सा शेड्यूल में हम लोग प्रेशर गेज का टेस्टिंग करते हैं और डिफेक्टिव जो आप लोग का रहता है गेज उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ये आप लोग का SLR कोच के लिए, आप लोग का गार्डमैन के लिए कोचिंग में आप लोग का जो SLR यूज होता है, आप लोग का एक तो फ्रंट में SLR रहेगा और आप लोग का रियर में SLR रहेगा, जिसमें कि आप लोग का सेकंड क्लास सीटिंग भी रहेगा, लगेज भी रहेगा, गार्डमैन भी रहता है, आप लोग को मालूम है। तो ये आप लोग का IO शेड्यूल जो होता है, IO शेड्यूल में ही सब किया जाता है। आप लोग का प्रेशर गेज का टेस्टिंग किया जाएगा और जो डिफेक्टिव रहेगा उसको रिप्लेसमेंट भी किया जाता है, जो कि आप लोग का इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, जो कि आप लोग का कितना महीना में होता है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। ये 9 मंथ में होता है, याद रखिए 9 मंथ प्लस इसके लिए ग्रेस पीरियड आप लोग का 13 डेज दिया जाता है। तो यही आप लोग का IOH के टाइम में ही आप लोग का प्रेशर गेज का टेस्टिंग होगा और जो डिफेक्टिव रहेगा उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा। द टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज्ड इन बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच, बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच पूछ रहे हैं, वे आप लोग का यहीं पर टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर पूछ रहा है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में, जो कि आप लोग का 2-वे डार्ट कलेक्टर होता है। ये आप लोग का पहले ही क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। और आप लोग का गुड्स में 3-वे यूज होता है, आप लोग का गुड्स में ये भी रिपीट हुआ है, गुड्स या वागन में ये देखिए 3-वे का यूज होता है, 3-वे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर ऑफ पैसेंजर कोच, पैसेंजर कोच में CR का कंट्रोल रिजर्वर का आप लोग का कैपेसिटी पूछ रहे हैं, जो कि गुड्स हो या कोचिंग हो, याद रखिए गुड्स हो या कोच हो, दोनों में ही आप लोग का 6 लीटर का कैपेसिटी का कंट्रोल रिजर्वर रहता है, याद रखिए। व्हिच, ये देखिए यहीं पर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन DV कंट्रोल्स द चार्जिंग ऑफ CR। यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का भाल्व पूछ रहा है DV में कौन सा भाल्व आप लोग का कंट्रोल करता है चार्जिंग ऑफ CR, जो CR चार्ज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए DV में कौन सा भाल्व है जो कि आप लोग का CR का चार्जिंग को कंट्रोल करता है। तो ये आप लोग का क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये आप लोग का ये देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा कट ऑफ भाल्व हो जाएगा, यहीं पर आंसर होगा आप लोग का, ये देखिए कट ऑफ भाल्व हो जाएगा। आप लोग का DV में जो कट ऑफ भाल्व है डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व में, यही कंट्रोल करता है आप लोग का जो CR का चार्जिंग को, आप लोग का कट ऑफ भाल्व ही कंट्रोल करता है।
व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ शॉक ऑब्जर्वर फिटेड इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में जो शॉक ऑब्जर्वर फिट होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, ये देखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए 600 kg, जो कि आप लोग का लगभग नॉन एसी कोच में यूज होता है, याद रखिए। और आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए 900 kg का भी आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, जो कि आप लोग का एसी कोच में यूज होता है, इसको भी याद रखिए। यहीं पर आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए पूछा है तो 600 kg का भी यूज होगा और 900 kg का भी आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर, 900 kg फोर्स, एक्चुअली ये kgf होता है, kg फोर्स होता है, याद रखिए kg फोर्स होता है उसका यूनिट। तो कोचिंग के लिए आईसीएफ में आप लोग का 600 और 900 दोनों kgf फोर्स वाला आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, इसको भी याद रखिए। लेकिन यहीं पर आप लोग आंसर अगर लेंगे तो आप लोग 600 kg ही लीजिए, 600 kg फोर्स, ये हो जाएगा आप लोग का 600 kg फोर्स आप लोग का कैपेसिटी का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है आईसीएफ कोच के लिए। हालांकि ये आप लोग का 900 kg फोर्स का भी शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। मैक्सिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ बिजी स्टॉक इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में आपका ब्रॉड गेज स्टॉक के लिए पूछ रहा है, मैक्सिमम आप लोग का पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही पता होना चाहिए। मैक्सिमम आप लोग का जो बफर हाइट होता है 1105 mm होता है, और आप लोग का 1030 होता है जो ये मिनिमम होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। मैक्सिमम मिनिमम दोनों को याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है तो दोनों को ध्यान दीजिए। आप लोग का मैक्सिमम बफर हाइट 1105 और मिनिमम 1030 mm। पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ बक्सन वागन, बक्सन वागन के लिए पीओच का पीरियोडिसिटी पूछा है, जो कि आप लोग का 4.5 साल होता है, 4.5 ईयर्स होता है, आप लोग का याद रखिए 4.5 ईयर्स। ये आप लोग का 54 मंथ होता है, याद रखिए। आप लोग का 4.5 साल या 54 मंथ ये होता है आप लोग का जो पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ बक्सन वागन पूछने से नॉर्मल जो सब्सिक्वेंट पीओच है उसको ही आप लोग लिखिए, जो सब्सिक्वेंट पीओच होता है उसी को ही आप लोग को आंसर में देना पड़ेगा, जो कि 4.5 साल या आप लोग का 54 मंथ में होता है। और आप लोग का पहला अगर न्यू बिल्ड कोच में पूछेगा, न्यू बिल्ड कोच में पीओच अगर पूछेगा न्यू बिल्ड कोच में, तो यही कंडीशन में आप लोग का हो जाएगा 6 साल हो जाएगा, या आप लोग का 72 मंथ्स हो जाएगा, 6 साल या 72 मंथ्स हो जाएगा। ये होता है न्यूली बिल्ड कोच के लिए, फास्ट पीओच होता है बक्सन वागन के लिए, इसको याद रखिए। Which of the following is preferred for welding of non-ferrous metal by arc welding? यहीं पर देखिए, यहीं पर कौन सा आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि जो नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करेंगे, उसके नॉन फेरस मेटल का आर्क वेल्डिंग करेंगे, उसके लिए प्रेफरेबल है आप लोग का एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई, यहीं पर दे दिया है। तो इसके लिए आप लोग का कौन सा सप्लाई यूज होगा, इसको भी आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप लोग का डीसी सप्लाई इसमें यूज होता है आप लोग का नॉन फेरस मेटल के लिए। नॉन फेरस मेटल का आर्क वेल्डिंग करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, डायरेक्ट करंट सप्लाई चाहिए। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड, ये देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर रिलीज पूछ रहे हैं, कब आप लोग का प्रेशर रिलीज होगा। तो प्रेशर रिलीज होगा आफ्टर वेल्डिंग होने के बाद आप लोग का प्रेशर रिलीज होता है। तो आफ्टर वेल्ड कूल डाउन आप लोग वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करने के बाद आप लोग का कूल डाउन होगा, उसके बाद ही प्रेशर को रिलीज किया जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में। तो ये आप लोग का देखिए 23 का हो जाएगा। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज आफ्टर, ये होगा याद रखिए आफ्टर द वेल्ड कूल, आप लोग का वेल्डिंग जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही प्रेशर को रिलीज किया जाता है।
ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय, जो ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल होता है उसको वेल्डिंग कैसे करेंगे, कौन सा टाइप का वेल्डिंग में इसको करना पड़ेगा ग्रे कास्ट आयरन को। तो ग्रे कास्ट आयरन को करने के लिए आप लोग को गैस वेल्डिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये गैस वेल्डिंग प्रोसेस में ही आप लोग का ये होगा, जो कि आप लोग का गैस वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम में इसको किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम में वेल्डिंग किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन को, इसको याद रखिए। Before laying a floor, the joining edges of complex sheet shall be coated with। ये देखिए यहीं पर आप लोग का बिफोर लेइंग फ्लोर, फ्लोर बिछाने में हम लोग जो यूज करते हैं आप लोग का प्लाईवुड यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स शीट बोल के बोलते हैं, जो कि आप लोग का प्लाईवुड होता है। प्लाईवुड कोच का फ्लोरिंग में इसको यूज किया जाता है। जब भी फ्लोरिंग करेंगे कोच का तो प्लाईवुड का या आप लोग का कॉम्प्लेक्स शीट का यूज होगा। तो यहीं पर पूछ रहा है जो कॉम्प्लेक्स शीट या प्लाईवुड होता है उसको आप लोग को जैसे भी वाटर रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, उसमें सीलिंग कंपाउंड कुछ डालना पड़ेगा, वाटर रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ये पानी देके आप लोग का जैसे कि प्लाईवुड क्या ये फूल जाएगा या इसको प्लाईवुड को ख़राब कर देगा। इसीलिए उसमें वाटर रेजिस्टेंस सीलिंग कंपाउंड जैसे भी यूज करना है उसके बाद ही फ्लोरिंग कीजिए, नहीं तो आप लोग का जो प्लाईवुड रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, ये देखिए फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग हम लोग जान लेते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है कि आप लोग का फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल को हीट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट तक। इसमें आप लोग का जो जो फ्यूजन वेल्डिंग होगा, फ्यूजन वेल्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट तक आप लोग को मेटल को हीट करना है, उसके बाद उसको जॉइन करेंगे। तो आप लोग का जो भी फ्यूजन वेल्डिंग है ये मैक्सिमम आप लोग का गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ये आता है आप लोग का गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें मटेरियल दोनों को जिसको कि आप लोग जॉइन करेंगे, जिसको कि वेल्डिंग करेंगे, इसको हीट करेंगे। पहले ये हीट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट तक, उसके बाद ही मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये जॉइन होगा गैस वेल्डिंग में। तो ये आप लोग का जो फ्यूजन वेल्डिंग है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है गैस वेल्डिंग, याद रखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, ये देखिए यहीं पर प्लास्टिक वेल्डिंग पूछ रहे हैं। तो प्लास्टिक वेल्डिंग मतलब यहीं पर हो जाएगा जब भी दो मेटल को जॉइन करेंगे तो इसको हीट करेंगे प्लास्टिक स्टेट तक, इसको मतलब एक्सेस हीट किया जाएगा प्लास्टिक स्टेट तक। इसके बाद फोर्स उसको अप्लाई किया जाएगा, फोर्स अप्लाई करके उसको जोड़ा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। जैसे कि आप लोग को फर्ज वेल्डिंग होता है, उसको गर्म कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको हैमरिंग कर करके इसको वेल्डिंग किया जाता है, जो कि ब्लैक स्मिथ जैसे करता है। आप लोग का जो ब्लैक स्मिथ रहेगा वो क्या करेगा, पहले मेटल दोनों को गर्म कर देगा, गर्म करके आप लोग का प्लास्टिक स्टेट तक गर्म कर देगा, उसके बाद हैमरिंग करके, हैमरिंग मतलब एक्सटर्नल प्रेशर देके उसको वेल्डिंग करेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का जो प्लास्टिक वेल्डिंग है ये आप लोग का हो जाएगा। प्लास्टिक वेल्डिंग जो होगा ये आप लोग का एक एग्जाम्पल होगा फॉर्ज वेल्डिंग का, इसको याद रखिए। फॉर्ज वेल्डिंग इसका सही एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एनेलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, एनेलिंग क्या प्रोसेस होता है, एनेलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं मटेरियल को सॉफ्ट करते हैं। याद रखिए हमेशा जो एनेलिंग प्रोसेस होता है, ये एनेलिंग जो प्रोसेस होता है, एनेलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं टू सॉफ्टन द मटेरियल, सामग्री को नरम करते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आर्क लेंथ इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द, ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ माने कौन सा डिस्टेंस को हम लोग आर्क लेंथ बोलेंगे। तो आर्क लेंथ जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस होता है आप लोग का इलेक्ट्रोड का, आप लोग का टिप और किसका बीच में होता है, ये आप लोग का होता है बटम ऑफ क्राटर होता है, ये होता है बटम ऑफ क्राटर। बटम ऑफ क्राटर बोलने से आप लोग का जो सरफेस में आप लोग वेल्डिंग करेंगे वो सरफेस और वेल्डिंग आप लोग का इलेक्ट्रोड का टिप उसी का बीच में आप लोग का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे। ये देखिए जो सरफेस में आप लोग वेल्डिंग करेंगे और इलेक्ट्रोड का बीच, यही जो आप लोग का जो लेंथ रहेगा इसी का बीच में, इसी को ही हम लोग बोलेंगे
आर्क लेंथ बोलेंगे तो हमेशा याद रखिए आर्क लेंथ जो होता है आप लोग का आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में होता है टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड और ये हो जाएगा बटम ऑफ द क्राटर। ये आप लोग का जहाँ जो सरफेस में आप लोग का वेल्डिंग करें उसका बटम सरफेस और आप लोग का इलेक्ट्रोड का टिप के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही होगा आप लोग का आर्क लेंथ। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द ऑर्डर ऑफ। ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ करंट, कितना अमाउंट का करंट चाहिए, कितना रेंज का आप लोग का करंट चाहिए, क्या चीज़ के लिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए आप लोग को जो चाहिए कितना रेंज में आप लोग को चाहिए, ये भी इसका भी आप लोग का चार्ट है, इसको जानना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का जब भी आप लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग करेंगे इसके लिए करंट जो रेंज चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का यहीं पर आप लोग का किलो वोल्ट एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। उसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए 4.52 आप लोग का हो जाएगा 6.2 किलो वोल्ट एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोग का पर स्क्वायर सेंटीमीटर आप लोग का एरिया में कितना आप लोग को चाहिए, आप लोग का 4.5 से 6.2 किलो वोल्ट एम्पियर आप लोग का इतना अमाउंट का करंट चाहिए। आप लोग का 4.5 से 6.2 किलो वोल्ट एम्पियर करंट चाहिए आप लोग का पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन। ये देखिए कौन सा सिलेंडर ब्लैक कलर रहता है, याद रखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन कलर में, उसी हिसाब से एसिटिलीन सिलेंडर में ये देखिए मैरून कलर रहता है, इसको भी जानिए। जैसे कि आप लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस यील्डिंग मैक्सिमम यूज हो रहा है तो यही कंडीशन में आप लोग का ऑक्सीजन कलर का आप लोग का ब्लैक कलर हो जाएगा। इसको ब्लैक कलर में ही पेंटिंग किया जाता है सिलेंडर को। इसी हिसाब से आप लोग का एसिटिलीन में एसिटिलीन जो सिलेंडर रहेगा गैस सिलेंडर उसमें मैरून कलर किया जाता है। ब्राजिंग मेटल एंड एलॉय कॉमनली यूज्ड आर। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि ब्राजिंग के लिए पूछ रहा है। तो ब्राजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैनिंग करते हैं, दो से ज़्यादा मेटल को जैन करेंगे, इसको क्या करेंगे मेल्टिंग करेंगे। मेल्ट करने के बाद फिलर रॉड यूज करेंगे। तो आप लोग इसमें कॉपर सिल्वर फिलर रॉड यूज करते हैं, उसके बाद ही इसको ब्राजिंग करते हैं। तो ब्राजिंग दो मेटल को जोड़ते हैं, उसमें फिलर रॉड यूज होता है। तो फिलर रॉड कॉपर और सिल्वर का ज़्यादा यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का 32 देखिए यहीं पर हो जाएगा। ये कॉपर भी यूज करते हैं, कॉपर एलॉज भी यूज करते हैं और आप लोग का सिल्वर एलॉज भी यूज करते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 32 का। तो ब्राजिंग मेटल के लिए आप लोग का ब्राजिंग मेटल एंड एलॉय आर कॉमनली यूज पर, इसको जो यूज करते हैं आप लोग क्या चीज़ें यूज करते हैं, फिलर मेटल के लिए यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। जो फिलर मेटल यूज करेंगे ब्राजिंग में ये आप लोग का कॉपर सिल्वर, कॉपर एलॉय सिल्वर एलॉय सभी ही यूज होता है फिलर मेटल के तौर पर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम्स आर कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इच। देखिए आप लोग का जैसे 3 फ्लेम रहता है, आप लोग का जो फ्लेम रहता है ये 3 प्रकार का फ्लेम रहता है, ये भी जानना जरूरी है। आप लोग का जो रहता है, पहले आप लोग का फ्लेम रहेगा 3 टाइप्स का फ्लेम रहेगा। तो पहला जो होगा आप लोग का न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में आप लोग का ऑक्सीजन और एसिटिलीन का आप लोग का रेशो 1:1 रहेगा, 1:1 रहता है न्यूट्रल फ्लेम में। इसी हिसाब से आप लोग का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप लोग का इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, एसिटिलीन का कम रहेगा। तो इसका रेशो होता है 1.5:1 का रेशो में रहेगा। आप लोग का ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, एसिटिलीन कम रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग का कार्बोराइजिंग फ्लेम रहता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में आप लोग का एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का आप लोग का कम रहेगा। यहीं पर रहता है 0.85:0.95 रहेगा, ये भी याद रखिए।
तो आप लोग का कार्बोराइजिंग फ्लेम में रहेगा, आप एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का थोड़ा कम रहेगा। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन में आते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम्स एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज। ये देखिए कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होता है मोर ल्यूमिनस होता है। ये देखिए यहीं पर जो कार्बोराइजिंग जो फ्लेम रहता है ये मोर ल्यूमिनस होता है। इसका मतलब आप लोग का ये ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा रहेगा, इसका लाइट आप लोग का ज़्यादा रहेगा, मोर लाइट रहेगा, इट प्रोड्यूसेस मोर लाइट। आप लोग का ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का ब्राइटिंग देखा जाएगा, ब्राइट देखा जाएगा, लाइटनिंग होगा, लाइट होगा, चमकेगा ज़्यादा। तो यहीं पर मोर ल्यूमिनस हो जाएगा। आप लोग का कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से ज़्यादा ल्यूमिनस रहेगा, मोर ल्यूमिनस। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग अप। ये देखिए यहीं पर कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है इसको वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग यूज करने के लिए यूज करेंगे। देखिए यहीं पर आप लोग का वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना जरूरी है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग अप, यहीं पर क्या चीज़ के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम, जो कि गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग का हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए ज़्यादा यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए ही यूज होता है। दिस टाइप ऑफ फिलर वेयर यूज्ड इन CO2 वेल्डिंग। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वेल्डिंग होता है, जो कि आप लोग का एक मिग वेल्डिंग का एक वर्सन है CO2 वेल्डिंग। यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है दिस टाइप ऑफ फिलर वेयर यूज्ड इन CO2 वेल्डिंग। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वेल्डिंग होता है इसमें आप लोग का फिलर मटेरियल क्या यूज करेंगे, यहीं पर ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का कपर कोटेड माइल्ड स्टील को ही फिलर मेटल के तौर पर यूज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो CO2 वेल्डिंग होगा इसमें कपर कोटेड माइल्ड स्टील के ऊपर कपर कोटिंग होगा, यही आप लोग का फिलर मटेरियल के तौर पर CO2 वेल्डिंग में यूज होगा। एम्पियरेज टू बी यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग इज डिपेंडेड अपन। ये देखिए एम्पियरेज पूछ रहा है, तो आप लोग का आर्क वेल्डिंग में कितना एम्पियर का करंट आप लोग का लगेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। आर्क वेल्डिंग में जो भी करंट लगेगा ये किसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन में चलते हैं। देखिए आप लोग का जो एम्पियर आप लोग का कितना एम्पियर का करंट लगेगा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में, ये डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, तो ये डिपेंड्स आप लोग का करता है। ऑप्शन में चलते हैं। ये आप लोग का इलेक्ट्रोड रॉड का थिकनेस के ऊपर आप लोग का डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड रॉड का डायमीटर कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, इसके ऊपर ही आर्क वेल्डिंग में कितना आप लोग को करंट चाहिए यही डिपेंड करता है। इसको याद रखिए। ऑप्शन आप लोग का सी के साथ चलिए। इलेक्ट्रोड रॉड जो यूज होता है उसका रॉड का थिकनेस कितना है, इसी के ऊपर ही कितना करंट लगेगा आर्क वेल्डिंग में, ये डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज रेगुलेटेड बाय चेंजिंग द। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप लोग का कितना करंट चाहिए, इसके कैसे रेगुलेट होगा, इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, कितना आप लोग का करंट लगेगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। तो यहीं पर क्या चेंज करेंगे, तो ये रेगुलेशन होगा, ये कम ज़्यादा बेसी होगा। तो इसके लिए आप लोग का क्या चाहिए, इसके लिए आप लोग का ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफ़र। ये देखिए आप लोग इसको रेगुलेट करेंगे। प्राइमरी टर्न जो आप लोग का ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी टर्न्स रहेगा, सेकेंडरी टर्न्स रहेगा। तो प्राइमरी टर्न्स को अगर रेगुलेट करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, उसी हिसाब से आप लोग का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट रिक्वायरमेंट इसी से ही कंट्रोल होगा, इसी से ही रेगुलेट होगा। तो आप लोग का ये सही आंसर हो जाएगा। प्राइमरी टर्न्स को अगर आप लोग रेगुलेट करेंगे उसी हिसाब से आप लोग का जितना करंट आप लोग का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में चाहिए वो आप लोग का रेगुलेट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
एसिटिलीन कनेक्शन नॉट सेफ। ये देखिए आप लोग का, जैसे कि गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन आप लोग का सिलेंडर, आप लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सी एसिटिलीन गैस में यूज होता है। तो एसिटिलीन कनेक्शन के लिए जो नॉट्स रहेगा, ये नॉट्स में आप लोग का क्या होना चाहिए, पूछ रहे हैं कि एसिटिलीन सिलेंडर के लिए आप लोग का जो नॉट्स रहेगा कनेक्शन के लिए, ये क्या होगा, इसमें आप लोग का क्या रहेगा, चैम्फर रहेगा कि नहीं, ग्रुप्स रहेगा कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो नॉट यूज होगा, इसमें आप लोग का चैम्फर और ग्रुप्स लगेगा। लेकिन आप लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर में जो नॉट यूज होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में, इसमें आप लोग का जो नॉट होगा उसमें चैम्फर भी नहीं है और ग्रुप्स भी जरूरी नहीं होता है, ये भी याद रखिए। एसिटिलीन के लिए चैम्फर और ग्रुप चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के लिए चैम्फरिंग और ग्रुप्स नॉट में नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम वाटर टैंक कैन नॉट बी वेल्डेड बाय। जो एल्यूमिनियम वाटर टैंक आप लोग का ICF कोचिंग ट्रेन में यूज होता है, इसमें पूछ रहा है एल्यूमिनियम वाटर टैंक को हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। कौन सा वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, एल्यूमिनियम वाटर टैंक कैन नॉट बी वेल्डेड बाय। यहीं पर देखिए एल्यूमिनियम वाटर टैंक को वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, कौन सा वेल्डिंग के माध्यम से, तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा आप लोग का जो CO2 वेल्डिंग होता है। ये CO2 वेल्डिंग में आप लोग का एल्यूमिनियम वाटर टैंक को वेल्डिंग नहीं करना चाहिए या वेल्डिंग हो नहीं पाएगा। तो इसका आप लोग का ऑप्शन C के साथ चलिए। तो आप लोग यहीं पर देखिए कि एल्यूमिनियम वाटर टैंक को CO2 वेल्डिंग में आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो वेल्डिंग होगा, इसमें आप लोग का जो सील्डिंग गैस चाहिए, उसमें जो आप लोग का स्ट्रिक्टली जैसे भी सील्डिंग आप लोग का गैस चाहिए, आप लोग का आर्गन हो गया, इनर्ट गैस चाहिए। तो इनर्ट गैस होगा तब जाके आप लोग का CO2 जो वेल्डिंग है, इसमें आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होके अगर जो आप लोग का इनर्ट गैस रहेगा, अक्रिय गैस रहेगा, वो यूज होगा, तब जाके आप लोग का एल्यूमिनियम वेल्डिंग होगा। जैसे कि आप लोग का आर्गन चाहिए, आर्गन हो जाने से आप लोग का हो जाएगा। मैक्सिमम आप लोग का इनर्ट गैस वेल्डिंग में आर्गन यूज होता है। तो ऑप्शन C के साथ चलिए, एल्यूमिनियम टैंक को हम लोग कभी भी CO2 वेल्डिंग से वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ रहा है, याद रखिए। फॉर ओवरहेड वेल्डिंग विथ 3.15 mm इलेक्ट्रोड रिक्वायर्स करंट इज। ये देखिए ओवरहेड वेल्डिंग करेंगे, आप लोग का इलेक्ट्रोड का साइज कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, 3.15 mm। तो इसके लिए आप लोग का कितना करंट चाहिए, कौन सा रेंज में आप लोग का करंट चाहिए, अगर 3.15 mm इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन B में है 110 से 140 एम्पियर। आप लोग का 3.15 mm इलेक्ट्रोड के लिए यही आप लोग का करंट रेंज है, इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड्स ऑफ टू पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर वेल्डेड है। ये देखिए यही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। आप लोग का दो पाइप का एंड को हम लोग जोड़ेंगे जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, एक ही तरीके का पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, समान रहेगा दोनों एंड्स। तो उसको हम लोग क्या कौन सा वेल्डिंग से करते हैं, उसको ऑफसेट बॉट वेल्डिंग से करते हैं। इसको आप लोग ऑफसेट बॉट वेल्डिंग में इसको वेल्डिंग करना पड़ता है। ऑप्शन D के साथ चलिए। डेज कपर इच, ये देखिए यहीं पर क्या पूछ रहा है, यहीं पर ऑप्शन में पहले चलते हैं। यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि कपर इच पूछ रहा है, इजीली स्पॉट वेल्डिंग हो सकता है, वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पॉट वेल्डेड, गुड फॉर स्पॉट वेल्डेड, नॉन पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का जो 42 का क्या होगा, जो कपर जो है ये क्या होगा, गुड फॉर स्पॉट वेल्डेड HNE। यहीं पर जो आप लोग का कपर रहेगा, ये पूछ रहा है कि आप लोग का स्पॉट वेल्डिंग के लिए ये ठीक होगा, पूछ रहा है। कपर जो यूज होगा, कपर आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए ये पर क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यहीं पर कपर का पूछ रहा है, डेस कपर इच पूछ रहा है। तो यहीं पर ये क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पॉट वेल्डेड, ये होगा कपर में आप लोग का वेरी डिफिकल्ट है स्पॉट वेल्डिंग के लिए कपर मटेरियल में।
तो आप लोग का जो स्पॉट वेल्डिंग होता है, स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, ये आप लोग का जो स्पॉट वेल्डिंग होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। स्पॉट वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग का आप लोग का टाइप है। तो इसमें क्या होगा, दो मेटल पीस को जब जॉइन करेंगे, इसके लिए आप लोग का हीट चाहिए। तो हीट आप लोग का जो चाहिए, अगर रेजिस्टेंस आप लोग का बढ़ेगा तब जाके हीट बढ़ेगा। जैसे कि H=I²RT एक तो फार्मूला है। इसमें क्या है आप लोग का, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें हीट बढ़ेगा, जो कि कॉपर का रेजिस्टेंस आप लोग का क्या है, कम है। इसमें करंट फ्लो आप लोग का आसानी से होता है। तो इसीलिए आप लोग का कॉपर जो मटेरियल है, इसमें आप लोग स्पॉट वेल्ड नहीं कर सकते हैं, जेहेतु स्पॉट वेल्डिंग के लिए आप लोग को ज़्यादा करंट चाहिए। तो ये आप लोग का कॉपर मटेरियल में, ये देखिए ये क्या होगा, ये ऑप्शन बी के साथ चलिए। ये कॉपर के लिए आप लोग का वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पॉट वेल्डिंग, कॉपर में स्पॉट वेल्डिंग होना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। Which of the following gas is used in टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये देखिए यहीं पर TIG वेल्डिंग पूछा है, टीक वेल्डिंग पूछा है। तो यहीं पर पूछ रहा है कि which of the following gas is used in टंगस्टन गैस वेल्डिंग। टीक वेल्डिंग में कौन सा आप लोग का गैस यूज होता है, कौन सा इनर्ट गैस यूज होता है। तो ये क्या होगा, ये आप लोग का हो जाएगा आर्गन होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये देखिए आप लोग का हमेशा जो आप लोग का इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है, उसमें आर्गन मैक्सिमम यूज होता है। Which is the special standard for कॉटन स्टील। कॉटन स्टील देखिए, कॉटन स्टील के लिए IRSM 41 होता है। और आप लोग का याद रखिए, जो IRSM 41 होता है, ये होता है आप लोग का ये कॉटन स्टील होता है, कॉटन स्टील। इसी हिसाब से आप लोग का IRSM 44 याद रखिए। IRSM 44 जो होता है, ये होता है स्टेनलेस स्टील होता है, SS होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग कॉटन स्टील का जो कोड होता है, स्पेशल स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड जो होता है, ये IRSM 41 होता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। रोलर बियरिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड और डिसमाउंटेड बाय यूजिंग। रोलर बियरिंग को हम लोग निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या डिसमाउंटिंग करेंगे। इसके लिए एक तो मशीन चाहिए, हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग मशीन। इसी से ही आप लोग का रोलर बियरिंग को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, माउंटिंग करेंगे, डिसमाउंटिंग करेंगे। इसके लिए हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग आप लोग का मशीन चाहिए, याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन व्हील फ्लेंज। ये देखिए स्टैंडर्ड डिस्टेंस पूछ रहा है व्हील फ्लेंज के लिए, जो कि व्हील गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए, 1600 mm हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का जानते हैं, जो ब्रॉड गेज ICF कोच के लिए आप लोग का 1600 + 2 - 1 mm होता है। तो इसमें मैक्सिमम जो होता है आप लोग का 1602 mm मैक्सिमम होगा। ये 1500, ये आप लोग का जो 19 है, ये मिनिमम होगा। ये है आप लोग का मिनिमम, ये आप लोग का मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और उसी सब जो स्टैंडर्ड है, ये आप लोग का 1600 mm जो है, ये स्टैंडर्ड है। ये भी याद रखिए। लेवलिंग द सरफेस। ये देखिए आप लोग का क्या पूछ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, मोर्टाइज गैज इज यूज्ड फॉर। जो मोर्टाइज गैज होता है, ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है, यहीं पर क्वेश्चन है। जैसे कि मोर्टाइज गैज जो होता है, ये आप लोग का कारपेंटर लोग यूज करते हैं मोर्टाइज गैज। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 पैरेलल लाइन आप लोग का खींचा जाएगा। एक ही स्ट्रोक में एक बार खींचेंगे तो 2 पैरेलल लाइन आप लोग का खींचा जाएगा। तो मोर्टाइज गेज में क्या होगा, ऑप्शन में चलिए। मोर्टाइज गेज को कारपेंटर यूज करते हैं। इसमें 2 पैरेलल लाइन, समांतर लाइन 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे। एक ही आप लोग का खिंचाव में 2 लाइन खींचेगा। तो मोर्टाइज गेज आप लोग का देखिए ऑप्शन में चलिए। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में सही से ठीक से देखिए। तो यहीं पर क्या होगा, मार्क 2 पैरेलल लाइन्स इन सिंगल स्ट्रोक। ये हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चलिए, मार्क 2 पैरेलल लाइन्स इन ए सिंगल स्ट्रोक। आउटसाइड कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। आउटसाइड कैलिपर क्या चीज़ के लिए यूज होगा, ऑप्शन में चलते हैं। इनसाइड आउटसाइड कैलिपर रहता है। आउटसाइड कैलिपर आउटसाइड डायमेंशन, आउटसाइड डायमीटर के लिए ही यूज होता है, याद रखिए। आउटसाइड कैलिपर देखिए,
यहीं पर आप लोग का आउटसाइड डायमीटर के लिए यूज होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखिए। मीटर स्क्वायर इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड टेस्टिंग ऑफ। मीटर स्क्वायर देखिए यहीं पर क्वेश्चन आ गया आप लोग का मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को आप लोग का मेटल वर्किंग के लिए या वुड वर्किंग के लिए, आप लोग का लकड़ी का काम के लिए या आप लोग का मेटल वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें आप लोग देखिए जो मीटर स्क्वायर है ये आप लोग का मार्किंग और टेस्टिंग होता है आप लोग का 45 डिग्री या उसका रिवर्स में 135 डिग्री, ये दोनों एंगल के लिए ही यूज होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है 45 डिग्री, ये ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। जो मीटर स्क्वायर ये यूज होता है आप लोग का लकड़ी का काम के लिए या आप लोग का मेटल वर्किंग के लिए यूज होता है, जिसमें कि आप लोग का 45 डिग्री और 135 डिग्री इसमें मार्किंग किया जा सकता है, याद रखिए। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। द एल्यूमिनियम वाटर टैंक एंड जॉइंट्स आर टेस्टेड एट ए प्रेशर ऑफ। एल्यूमिनियम टैंक जो कि आप लोग का कोच में यूज होता है, तो जो आप लोग का जॉइंट करेंगे, जॉइंट करने के बाद उसका लीकेज टेस्ट किया जाएगा। तो इसको कितना प्रेशर में आप लोग टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए प्रेशर क्या चाहिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का जैसे भी याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन। ये हो जाएगा आप लोग का 0.34 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो आप लोग का एल्यूमिनियम वाटर टैंक में जितना जॉइंट्स है इसको आप लोग का 0.34 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में उसको टेस्ट करना पड़ता है। पिंसर इज मेनली यूज्ड फॉर। ये देखिए पिंसर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, ये देखिए आप लोग का कांटा है, कांटा को खींचने के लिए, कांटी जो रहेगा या कांटा खींचने के लिए, नेल को खींचने के लिए, ये आप लोग का नेल खींचने के लिए यूज होता है, याद रखिए। तो पुलिंग के लिए यूज होता है। इसे आप लोग का जो आप लोग का नेल हो गया, नेल को नेल पुलर होता है। पिंसर इज ए नेल पुलर मशीन, याद रखिए। पिंसर जो होता है नेल पुलिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। एल्यूमिनियम वाटर टैंक्स आर रिमूव्ड इन डेज फॉर टेस्टिंग एंड रिपेयर्स इंस्पेक्शन। तो यहीं पर आप लोग का कौन सा शेड्यूल में एल्यूमिनियम वाटर टैंक को निकाला जाता है, निकाल कर आप लोग को इसको रिमूव करके क्या करेंगे, टेस्टिंग और रिपेयर करेंगे, इसका इंस्पेक्शन भी करेंगे। तो पहला पीओज में खोलेंगे, दूसरा या तीसरा या चौथा पीओज में आप लोग को खोलना है। एल्यूमिनियम वाटर टैंक को फुल्ली रिमूव करना है, उसको टेस्टिंग और रिपेयर और इंस्पेक्शन भी करना है। तो ये आप लोग का कौन सा पीओज में करेंगे, तो ये आप लोग का करेंगे, इसको करेंगे तीसरा पीओज में। आप लोग को पूरी तरीके से इसको निकालना पड़ेगा, निकाल के उसको टेस्टिंग रिपेयर और इंस्पेक्शन होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये तीसरा थर्ड पीओज में ही आप लोग इसको फुल्ली रिमूव करेंगे। जैसन कॉक्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये देखिए ग्रेविटी कॉक या जैसन कॉक, उसका नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ये आप लोग का जो ग्रेविटी के अनुसार ही इसमें आप लोग को पानी जो जैसन को ऊपर आप लोग उठाते हैं उसके माध्यम से क्या होता है, नीचे तरफ पानी आता है। तो ये ग्रेविटी के अनुसार ही काम करता है। आप लोग का ओवरहेड टैंक ऊपर में रहेगा, उसके साथ जो आप लोग का जैसन कॉक फिट रहेगा पाइपलाइन में और ऊपर से ही नीचे तरफ पानी आएगा। तो जैसन कॉक काम करता है आप लोग, या ग्रेविटी कॉक भी बोला जाता है। ये फंक्शन जो होता है इसका प्रिंसिपल होता है ग्रेविटी के अनुसार ही ये काम करता है जैसन कॉक, याद रखिए। फॉर एवरी पीओज डेज पेंटिंग इज डन। ये देखिए आप लोग का कौन कौन सा शेड्यूल ऑफ पेंटिंग होता है हर पीओज में। आप लोग का जो पेंटिंग होगा, पेंटिंग प्रोसेस इसमें जो यूज होता है आप लोग का पीओज के दौरान कोच का पेंटिंग होता है। तो कौन कौन सा शेड्यूल इसमें अपनाया जाता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए जो पीओज के दौरान आप लोग का शेड्यूल ऑफ पेंटिंग करेंगे। 2 शेड्यूल होता है आप लोग का, एक तो ए शेड्यूल पेंटिंग होता है और सी शेड्यूल पेंटिंग होता है। ए होता है और सी शेड्यूल होता है। इसमें आप लोग का कोई भी बी शेड्यूल रहता नहीं, याद रखिए इसको। आप लोग का जो पीओज के दौरान जो भी शेड्यूल ऑफ पेंटिंग होगा ए शेड्यूल और सी शेड्यूल होगा, जो कि ऑप्शन में आप लोग का एक्चुअली दोनों देना था। ए शेड्यूल का भी पेंटिंग होता है और सी शेड्यूल का भी पेंटिंग होता है। इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है। ये फास्ट कोट ऑफ अंडर कोट शुड बी ऑफ डीएफटी। ये देखिए डीएफटी मतलब ड्राई फिल्म थिकनेस होता है।
जो कि आप लोग का पेंटिंग में ये वर्ड यूज होता है। तो जब भी फास्ट कोटिंग देंगे, जो प्राइमर यूज करेंगे, तो फास्ट कोटिंग जो देंगे वो कितना माइक्रोन का आप लोग का उसमें देना पड़ता है। आप लोग का ये पेंटिंग का क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 25 माइक्रोन का आप लोग का दिया जाता है, आप लोग का कोटिंग दिया जाता है। तो इसका जो ड्राई फिल्म थिकनेस होता है, DFT जो होता है, जो प्राइमर हम लोग यूज करेंगे रेड ऑक्साइड या जो भी इसके लिए नॉमिनेटेड है, तो फास्ट कोटिंग जब देंगे तो 25 माइक्रोन का ही कोट यूज किया जाता है। तो आप लोग का जो DFT का आप लोग का ड्राई फिल्म थिकनेस होता है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 माइक्रोन्स होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी जो बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, ऐसे ही टॉप स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब आएगा। ये आप लोग का जो चीफ इंस्ट्रक्टर ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है, जो कि आप लोग का हुबली डिवीज़न का साउथ वेस्टर्न रेलवे ये बेसिक ट्रेनिंग सेंटर का क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोग के लिए भी जो JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्नीशियन का कर रहे हैं या ADME का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सब है। तो इसको ज़रूर बढ़िया से वीडियो देखिए, जानने का कोशिश कीजिए। जहाँ पर भी आप लोग का डाउट है ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।